जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग जनवरी 2024 के लिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 2019 के दिसंबर 2019 के पेपर का हम लोग मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस अवलोकन से हम लोग अपनी तैयारी को दृढ़ बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और अच्छी रणनीति के तहत अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। इसका पहला प्रश्न हमारा है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से अपने जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है स्कूलिंग एजुकेशन। वहाँ पे आपको लिंक्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न है जो हमारा, वो आज हम लोग देखते हैं। अपना पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इधर इंग्लिश में भी प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इंग्लिश में प्रश्न को भी देखते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं भाषा के अर्जन और एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो पहला दिया हुआ है जन्म पूर्व अवधि, प्री नेटल पीरियड। ठीक है, नेटल पीरियड। दूसरा दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। तीसरा दिया है मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था। और चौथा है किशोरावस्था। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए, उसका अर्जन करने के लिए, फिर विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? जो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है सिद्धांत दोस्तों, कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इनमें से उसकी, इसमें यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी उसकी एक अवस्था है? पहला है प्रसुप्ति अवस्था। ठीक है, लेटेंसी स्टेज। दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, इंडस्ट्री विशेष इन्फेंट्री स्टेज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो नैतिक विकास के सिद्धांत का स्टेज है। तो बात करें दोस्तों, प्रसुप्ति अवस्था जो है ये आपका क्या है? एक जैसे बच्चा जो जन्मता है उससे पहले की अवस्था की बात कर रहा है। ठीक है, प्रसुप्ति अवस्था। ठीक, दूसरा में है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का, द सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसका है दोस्तों? तो ये आपका जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उसका एक अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। क्या कर रहा है? लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो इसका किसका उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है ऑप्शन क्वेश्चंस, तो आप लोग देख लेंगे। पहला में दिया है जेंडर पक्षपात, दूसरा में जेंडर पहचान, तीसरा में जेंडर संबद्धता और चौथा में जेंडर समरूपता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या कर रहा है? लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, मतलब यहाँ पे ये भेदभाव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेंडर बायस या जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ठीक है, अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुपात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली है? ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? जेंडर जो रूढ़िवादिता है, जो पहले से विचार लोगों के मन में है। ठीक है, परंपरागत जो बोलते हैं हम लोग, परंपरागत विचार। ठीक है, तो भूमिका को, अनुरूपता को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। हमको कम करना है दोस्तों, ना कि इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ठीक है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायर्स। 5वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन व सामाजिक और सांस्कृतिक विषय के वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? ठीक है, तो इसमें से दिया हुआ है जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न दिए हुए दोस्तों, इंग्लिश के प्रश्न को देखते चलेंगे। ठीक, तो 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों,
तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय की वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दी। तो ये किसने दिया था? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो जिस जिगसो पहेली, ठीक है, जिगसो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा जो है समय से कहती है। क्या किससे कह रही है? समय से कह रही है। ठीक है। नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। ठीक है। इस इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार से संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लेवाइगोस्की के अनुसार इसको क्या बोला जाता है? तो ये आपका प्राइवेट स्पीच है। ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों। बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कोई बच्चे को हेल्प करना या कोई कहीं पे अटक रहा है तो उसको हेल्प करना, संकेत देना। ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? पहला दिया प्रबल, दूसरा अनुबंधन, तीसरा मॉडलिंग और चौथा पाड़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग, पाड़ देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला में है परिकल्पित निगनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दूसरा में संरक्षण, कक्षा समावेशन, तीसरा में है अस्थिगत अनुकरण, पदार्थ स्थापित, चौथा में है प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुकरणीयता। तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर का? तो बच्चे में क्या जन्म होता है? ये संरक्षण और कक्षा समावेशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जीन प्याजे की संरचना है? ठीक है। तो पहला में दिया स्कीमा, दूसरा में अवलोकन अधिगम, तीसरा में अनुबंधन और चौथा में प्रबलन। तो जीन प्याजे के संरचना है, इसमें कौन सा है? तो जीन प्याजे ने किसके बारे में बताया? तो स्कीमा के बारे में। जो मन में जो संरचना बनती है उसके बारे में क्या है? वह स्कीमा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर हम किसी चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पहला में दिया है दोस्तों विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना, जो बच्चे हैं उसका श्रेणी जो है रैंक डिसाइड करने के लिए पहला में। ठीक है। दूसरा में दिया संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तीसरा में दिया है बच्चों के प्राप्तांक के आधार पर उनका नामांकित करना। ठीक है। और चौथा में दिया है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो अगर हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अगर कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है या फिर उन्हें बताया है तो उसके बारे में उसका क्या कन्फ्यूजन या कितना वो कंफ्यूज है या फिर उसके दिमाग में कितना क्लेरिफाई हुआ है वो चीज़, उसके बारे में हमको समझना। ठीक है। ना कि यहाँ पे उसका श्रेणी निश्चित करना, ना ही उसको प्राप्तांक के पर नामांकित करना, ना ही उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना। ठीक है, रिपोर्ट करना। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि जो है कौन सा सही है? ठीक है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या बुद्धि जन्म के समय निर्धारित होती है? दूसरा में है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। मानकीकृत परीक्षण दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विषयक है। और चौथा में दिया बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए बच्चे क्या सिर्फ बुद्धि जन्म के समय निर्धारित होती है या फिर वातावरण से भी प्रभावित होती है? ठीक है। यहाँ पे दिया है क्या मानकीकृत परीक्षण के प्रयोग से सटीक मापन निर्धारित किया जा सकता है? एकात्मक कारक, बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एकाकी विषयक है। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखें तो निम्नलिखित में से
जो रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। कोई भी समस्या है, उसका कोई भी समस्या है, उसके अलग-अलग जो प्रक्षेप है, उसके बारे में सोचती है, ठीक है? तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, ठीक है? जो भी समाधान देती है उसका क्या मौलिक होते हैं। तो रोही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार, फिर यहाँ पे दिया है अभिसारिक विचारक, तीसरा में अन्वय विचारक और चौथा है आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अलग-अलग पहलू से हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो वो हमारे क्या है थिंकिंग का बता रही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है? या फिर क्रिएटिव थिंकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई भी वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी जो है, उसकी सहभागिता कम हो रही है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? या स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? या विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए? या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के एक नया तरीका ढूँढना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा कि अगर कोई वंचित समूह जो है, संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम हो रही है, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करना चाहिए, अपने टीचर मेथड पे विचार करना चाहिए, हम किस प्रकार से बच्चों को समझा रहे हैं, उस पे विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए-नए तरीके ढूँढने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं का पहला नंबर तैयार करना चाहिए, कभी-कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आईईपी की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है? तो जैसे एक क्लासरूम है दोस्तों, तो उसमें क्या एक जो सिर्फ़ क्या तेज़ बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा उसमें कमज़ोर वर्ग से आता है, किसी की मानसिक स्थिति थोड़ी कम होती है, वो थोड़ा कम समझता है, कोई हैंडीकैप्ड बच्चा होता है, कोई बहुत तेज़ बच्चा होता है, तो अलग-अलग बच्चे अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग-अलग मानसिक स्थिति वाले बच्चे होते हैं। तो सब उतनी तेज़ी से समझ नहीं पाता, तो हमको क्या करना चाहिए? तो उसके हर बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज़्ड व्यक्तिगत एजुकेशन प्लान हमको तैयार करना चाहिए, विशिष्ट शैक्षिक योजना का तैयार करना चाहिए, ठीक है? तो जिससे कि सभी बच्चों को हम एक साथ क्लास में समझा सकें, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मूल मंत्र है, ठीक है? तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? शुड एक्टिव प्रिपेयर, जो हमें इंडिविजुअलाइज़्ड एजुकेशन प्लान है, उसको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है? ना कि यहाँ पे हतोत्साहित करना चाहिए, कभी-कभी नहीं, हमेशा तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? अगर कोई बच्चा पढ़ने में उसको समस्या आ रही है, डिस्लेक्सिया संबंधित है, तो उसकी प्राथमिक लक्षण क्या है? नवीन अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता या एक ही गति विषयक कार्य के बारे में दोहराना। डिस्लेक्सिया की बात करें दोस्तों, तो इसको लिखने पढ़ने से समस्या होती है, ठीक है? अगर उसको हम लोग गॉड लिखने के बोले तो वो डॉग शायद लिख दे, ठीक है? गॉड को डॉग लिख दे या फिर बेड को डेड लिख दे। तो इस तरह की उसकी समस्या होती है, पढ़ने की में उसको समस्या आती है। तो पठन वैकल्प की क्या हो जाएगा? वो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, ठीक है? इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी के सिद्धांत पर आधारित है, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप है या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर बच्चों को अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप, ठीक है? ये राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 16 का सही हो जाएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजिंग,
प्रबलन पर केंद्रित है, सेंटर्ड अराउंड इन रेनफोर्समेंट, अनुबंधन द्वारा अर्जित, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ठीक है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक, ना ही यहाँ पे याद करने पे, यंत्रवत याद करने, रूट मेमोराइजिंग, ठीक है, ना ही ये होगा, ना प्रबलन पर केंद्रित है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों में से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला में दिया है बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने द्वारा एक ही सही सिद्धांत को बदल लेना चाहिए, या फिर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही दोस्तों? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत। ठीक है, उसके बारे में संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे के मन में अलग अलग घटनाओं के बारे में अलग अलग उसके सिद्धांत बन गए, ठीक है, जो हो सकता है गलत हो या सही हो, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों के प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए और उसको स्पष्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्स पेडागोजी प्रमोट्स, इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित तथा वर्गीकृत करना। तो अगर बात करें कुछ टैग वर्ड्स के आधार पर दोस्तों, तो ये वर्गीकरण करना या गलत है, यंत्रवत याद करना ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गिविंग प्राइमेसी ऑफ टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। ठीक है, बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, या फिर संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दोस्तों, तो जो संवेग है, इमोशन एंड कोग्निशन है, ठीक है, और ईच अदर क्या है? कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम, या इंडिपेंडेंट है, या फिर इंटरवोवन विथ, या फिर नॉट रिलेटेड टू है। तो इसमें संज्ञान और संवेग की बात करें दोस्तों, तो एक दूसरे से सन्निहित है, ठीक है, इंटरवोवन विथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अंतर्वत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी अधिगम के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 21 के बाद के दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव ठीक है, इंगेजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ठीक है, पहला है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न कर सकता है, या अवधारणाओं को समझ में अभाव पैदा कर सकता है, या फिर यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रिया ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण के देना अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो वह अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करेगा और एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, is an effective way of encourage conceptual changes। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी देने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड देने का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, या बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के लिए बजाय निपुणता के पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर
अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। अगर हम लगातार पुरस्कार और दंड देंगे दोस्तों किसी चीज़ के लिए, अगर मान लें पुरस्कार ही दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है? किसी चीज़ की कोई अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार हर बार दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बाहरी अभिप्रेरणा विकास होगा, ना कि कम होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी नहीं दोस्तों, घटेगी, ठीक है? और यहाँ पे क्या दिया है, प्रोत्साहन मिलेगा नहीं दोस्तों। ऑप्शन अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होगी, कम होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने, कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी दोस्तों? तो पहला में दिया है शारीरिक दंड, दूसरा में दिया है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा में है सतत मूल्यांकन और चौथा में निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें बच्चों में सार्थक अधिगम हमको बढ़ावा देना है, प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, तो उसको शारीरिक दंड नहीं देना। वैसे भी शारीरिक दंड को वर्जित किया गया है, ठीक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं, ठीक है? अब जहाँ जहाँ 1 है वो तो आपका कट जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है सतत मूल्यांकन, आपका सही है, ठीक है? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये भी आपका सही है। और 2 और 3 जहाँ पे है वो देखते हैं दोस्तों। और 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो 2, 1 और 4 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो 1 और 4 आपका ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दोस्तों, तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, मतलब आसान कर सकते हैं, ठीक है? पहला में व्याख्या देकर, दूसरा में प्रतियोगिता अवसरों की व्यवस्था कर कर, बार बार आंतरिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं दोस्तों? सिर्फ व्याख्या व्याख्या दे करके नहीं, प्रतियोगिता भी नहीं दोस्तों, आंतरिक अभ्यास के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। और अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, बाय प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ठीक। कोई भी जटिल अवधारणा उसके मन में अगर विकास कर रही है, ठीक है, उसकी समझ को बढ़ाना है, उसको आसान करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? अन्वेषण, ठीक है, एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना है, परिचर्चा को बढ़ावा देना है, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें दोस्तों, तो एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर के, केवल केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देकर के, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same। ऑप्शन नंबर इसका 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है, इसमें दिया है दोस्तों, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। पहला दिया शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा में है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा में है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, चौथा में किशोरावस्था एवं वयस्कता, ठीक है, वयस्कता। तो इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ठीक है, किसमें घटता है, घटित होता है, किसमें होता है, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्योर टू रैपिड पेस, ठीक है, बहुत तीव्र गति से घटित होता है, मतलब तीव्र गति से होता है। तो किसमें होता है दोस्तों शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है, शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्ती होता है, ठीक है, मॉडिफाइबल, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 में है विकास सार्वभौमिक होता है,
तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। तो इस क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सिद्धांत नहीं के बारे में पूछा है। तो विकास, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों आपका। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, ये आपका परिवर्तनीय होता है, ये भी आपका सही है। यह है उसका फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दोस्तों, यह यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करता है। सांस्कृतिक संदर्भ में इसको प्रभावित करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्राथमिकता, प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है, इंडिविजुअल वेरिएशन है, इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो उसका प्राथमिक कारण क्या है? पहला है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। दूसरा में जन्मजात विशेषताएं। तीसरा में है पर्यावरणीय प्रभाव और चौथा में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल प्रक्रिया। तो इसका नंबर 29 का दोस्तों बात करें तो जो विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण पर भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी कौन कौन सी है? तो पहला दिया है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, या फिर मीडिया एवं पड़ोस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा द्वितीयक एजेंसी के बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो परिवार और पास पड़ोस क्या आपका दोस्तों? परिवार और पास पड़ोस आपका एक प्राथमिक एजेंसी है। ठीक है, बच्चे सबसे पहले परिवार और पास पड़ोस के संपर्क में आता है, जिसके कारण उसका सामाजिकरण होता है। उसके बाद विद्यालय जाता है तो उसका वहां सामाजिकरण होता है। ठीक है, तो विद्यालय आपका सेकेंडरी एजेंसी है, परिवार और पास पड़ोस आपका फर्स्ट एजेंसी। ठीक है, तो आपका जहाँ पे भी आपका परिवार है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। स्कूल एंड मीडिया आपका सेकेंडरी एजेंसी है, सोशलाइजेशन एजेंसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आज हम लोगों ने दोस्तों 30 प्रश्नों को देखा। ठीक है, सीडीपी के 30 प्रश्नों को देखा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबके साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बॉक्स में बताएं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।